सब कुछ कर पर मांग मत पैसा, ऐसा रे ऐसा। देश का सवाल है ये, कौम का सवाल है, बड़ी खत्तियों का मोटी तोंद का सवाल है। घूम प्यारे घूम, घूम प्यारे घूम, तू घानी के बैल जैसा, ऐसा रे ऐसा। हमारे समय की जो यथार्थ है, हमारी समय की जो हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, उनको हमारा रचना कर्म कितना प्रभावित कर पा रहा है और उसमें कितना गहरा हस्तक्षेप कर रहा है, ये मानक होना चाहिए। साधो संस्कृति एक न होई, जो संस्कृति लुट्टन खोरन की, अपनी कैसे होई। साधो संस्कृति एक न होई। वर्तमान शासक वर्ग की जो सांप्रदायिकता घोलने की, विष घोलने की, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके प्रति घृणा की, जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति घृणा की जो संस्कृति है, जिस तरह हिटलर ने युवा वर्ग तैयार किया था, इस समय मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह से अनियंत्रित और क्रूर, कितने मानव विरोधी। गोडसे को कह रहा है गांधी से बड़ी सांस्कृतिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका गोडसे की थी। जो फांसीवादी संस्कृति है, वो संस्कृति के घेरे में आज देश का बड़ा हिस्सा है और ये बड़ी चेतावनी है, चुनौती है। लंगोटी बाज गांधी से वो बाजी हार बैठे हैं, न कंबल हैं न तसले हैं, दिवाला कार बैठे हैं और इधर हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे। मेरी मुलाकात सब्यसाची से हो गई। मार्क्सवाद तो बहुत सहज भाषा में उतार देने का उन्होंने जो उस समय एक मुहिम चला रखी थी, तो उसे पूरे न केवल मथुरा शहर के लोग आकृष्ट हो रहे थे, बल्कि जब उनकी किताबें निकलने लग गई तो पूरे देश में, इवन जेलों में भी जो कैदी थे वो उनकी किताबें पढ़ के अपने आप को बदल रहे थे। एक घटना ऐसी घटी 1971 में, गोलीकांड हुआ जेके में, और 8 नौजवान जो मजदूर थे उनको बहुत बेरहमी के साथ खून दिया गया गोलियों से। और वहां देखा मैंने कि खून बिखरा हुआ था, मजदूरों की साइकिलों जला दी गई थी और एक बहुत बीभत्स दृश्य था। इंदिरा गांधी थी, जाहिर है कि जो बहुत प्रगतिशील मानी जाती हैं, लेकिन उनका एक ये पक्ष, ये मुझे देख के बहुत अंदर से मैं हिल गया और वहीं से मेरे अंदर मजदूर वर्ग के प्रति एक कहना कमिटमेंट शुरू हो गया कि मैं अब इनके लिए लड़ूंगा। प्रगतिशील लेखक संघ के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। शुरू में नेहरू का चरित्र ऐसा लगता था कि ये प्रगतिशील है, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उनके सांस्कृतिक संगठनों को भी लगता था कि भाई इनके हाथ मजबूत करने चाहिए। लेकिन तो उसको पहचानने वाले जो लोग थे, लेखक कवि, वो एकजुट हो रहे थे, समय उनको एकजुट कर रहा। जनवादी नाटक जो है, जैसे एक तरफ तो समता राष्ट्र कर रहे थे, एक तरफ उनके पैरेलल शिवराम उभर के आए। और शिवराम के इर्द गिर्द स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय एक अच्छी टीम थी। तो कोटा आ गए तो नेचुरल वो सबसे मुझे उन्होंने ढूंढा। बाबा नागार्जुन हमारे बीच में आ गए, बहुत घुल मिल गए, और बाबा हमसे बहुत गहराई से, हमारी मीटिंगों में जो बन गई एक जो जलेस बना 10 साल में, तो जलेस की स्थापना हमने 72 में कर दी। तो उसकी हमने तैयारियां की, सबसे अधिक उसकी बैठकें, गोष्ठियां, सम्मेलन तरह तरह के यहाँ राजस्थान में और कोटा में खासतौर से हमारे प्रयत्नों से, मेरे शिवराम के प्रयत्न से हुई। 82 में जाके जनवादी लेखक संघ बना, लेकिन उसकी अलग एक त्रासदी है कि 10 साल बाद जब हमने बना, उसका स्थापना सम्मेलन हुआ, उसमें ही हमको जलेस से अलग कर दिया गया। फिर आगे जाकर हमको विकल्प का गठन करना हुआ, वो एक अपनी अलग कहानी है। तो मैंने यहाँ कोटा में रहकर जब आया तो मैंने उसकी उस पूंजीवाद का जो घिनौना चेहरा है, उस घिनौने चेहरे का साक्षात्कार किया। मुझे तो किसी तरह का मैं अंडरग्राउंड काम करता था उस समय सीपीएम के अंदर, और कल्चरल फ्रंट पे काम करता था। तो बिल्कुल जैसे भगत सिंह के प्रतिरूप थे, मतलब भगत सिंह में जो त्वरा थी, जो आज़ादी पाने की छटपटाहट थी, वो इनमें भी थी। उनका एक मैं भी सदस्य था। तो उससे प्रेरणा पाकर मैं ही नहीं, पूरे देश में जनवादी कवि, साहित्यकार, लेखक उभर रहे थे। उसके पीछे मजदूर किसान आंदोलन की प्रेरणा थी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा के लोग जो 100 कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ आई आपातकाल का समर्थन करने के लिए, सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी सहित। ये एक बड़ी बात होती है, मतलब लेखकों का और संस्कृति कर्म का जो बदलाव हो रहा होता है, आमूलचूल परिवर्तन, उसमें राजनीति का अपना रोल है। और लेकिन
रचना कर्म का भी लेखकों का भी उसमें संस्कृति कर्मियों की भूमिका रहती है, बिल्कुल उससे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद, राहुल साकरचंद बिल्कुल या हम बाद में कहें दुष्यंत कुमार, उनकी भूमिका को नकार नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल और कई बार राजनीति विपरीत दिशा में चली जाती है, लेकिन जो लेखक हैं ऐसे तमाम लोग, जी। भले वो प्रगतिशील लेखक संघ में थे, मैं ऐसे लेखकों को जानता हूँ, लेकिन वो आपातकाल में जेल में गए अपनी चेतना की कारण, जसम के रूप में या तमाम संस्कृति कर्म के रूप में आया, और उनको लगा कि ये सीपीआई सीपीएम या प्रलय जलेश की जो धारा है वो कहीं ठहर गई है, वो कहीं रुक गई है, तो उसको तोड़ने का काम जो माले से संबंधित लेखक हैं, तमाम जो और भी जन चेतना तमाम संगठन निकल के आए बाद के दौर में, उन्होंने किया। संस्कृति में बड़ा काम है उनका, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सीपीएम की जो राजनीति है वो संघर्ष धर्मी की बजाय वो संसदीय राजनीति बनती जा रही थी। संरचना उनको लगा कि भाई 3 जगह हमारी बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सरकारें आ गई, तो अब हमको संसदीय लाइन से पूरे देश में हम जा सकते हैं, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। आज जो जनवादी लेखन है, प्रगतिशील लेखन है, क्रांतिकारी लेखन है, कुछ भी कहें आप, असंतोष तो सब में गहरा हुआ है। भाई आपको अपनी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि रूस और चीन से प्रभावित होकर लड़ रहे हैं? आप इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके मजदूर को, आपके किसान को, आपके आवाम पर तकलीफ हो रही है। तो लेखक की प्रेरणा अपना आवाम है कि रूस चीन है। सच के ठाड़ निराले होंगे, झूठों के मुंह काले होंगे, कल निश्चित धनिया के घर में सचमुच के उजियाले होंगे। आग लगेगी काले धन में, तार तार घोटाले होंगे। सत्ता की संगीने होंगी, कर्तव्य देखे भाले होंगे। सत्ता की संगीने होंगी, कर्तव्य देखे भाले होंगे। और दुबके होंगे कायर घर में, दुबके होंगे कायर घर में, और सड़कों पर दिल वाले होंगे। साथियों नमस्कार, आज हम हैं कोटा राजस्थान के वरिष्ठ कवि, गीतकार, संस्कृति कर्मी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता। कोटा के जो मजदूर आंदोलन थे उसमें भी बढ़ चढ़ के नेतृत्व देने वाले साथी महेंद्र नेह जी से हम बात करेंगे कि जो आज का रचना कर्म है, आज का जो संस्कृति कर्म है, वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है समाज को। और ऐसी ही तमाम सारी बातें, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम बात करेंगे कि आज का जो दौर है, जो एआई के ज़माने में बिना कुछ एफर्ट किए रचना कर्म हो जा रहा है, गीत संगीत बन जा रहे हैं, तो मजदूर वर्ग का जो संस्कृति कर्म है, जो उसको लेकर के जो रचना कर्म चल रहा है समाज में, उसकी क्या स्थिति है, आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज जो समूचे अगर जो हमारा सृजनात्मक परिदृश्य है लेखकों का, कवियों का, और विभिन्न जो कहानियाँ, उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, लेखन बहुत हो रहा है इस ज़माने में, लेकिन वो हमारा जो समय है उसमें कितना हस्तक्षेप करता है। हाँ। और हमारे समय को बदलने की कुछ बातें हैं कि नहीं है। हाँ। आज के लेखन में ये महत्वपूर्ण है। तो हमारे समय को देखा जाना चाहिए कि ये बहुत द्वंद्व है इस दौर में। हमेशा अधिकतर लोग पहले जमानों से तुलना करते हैं। हाँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि समय हमारे कवि को बांधता है। हाँ। उससे बहुत आगे नहीं जा सकता रचनाकार। हाँ। उसमें जीना पड़ता है उसे। और कारगर है कि जो हमारे समय की जो यथार्थ है, हमारे समय की जो हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, हाँ, उनको हमारा रचना कर्म कितना प्रभावित कर पा रहा है और उसमें कितना गहरा हस्तक्षेप कर रहा है, ये मानक होना चाहिए। हाँ। किसी भी रचनाकार की आज के दौर की जो रचनाएं हैं उनको परखने के लिए। बिल्कुल। तो हम अपनी पूरी बातचीत में दर्शकों महेंद्र नेह जी की कुछ रचनाएं भी सुनते चलेंगे और उसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो ये है हाँ, कि हमें मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग के लिए रचना कर्म करना है, वो कहाँ से प्रेरणा मिली? और दोनों का साथ साथ चलना, जैसा कि हम देखते हैं कि तमाम रचना कर्मी या संस्कृति कर्मी सिर्फ और सिर्फ रचनाएं करते हैं कमरों में बैठ करके, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो मैदान में संघर्ष भी कर रहे हैं, सड़क पे लोगों के साथ जुड़ करके मजदूर वर्ग के साथ में, और रचना कर्म भी कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और उस प्रेरणा में आपने क्या क्या रचनाएं की,
कौन सी आपको मुख्य लगती हैं जो आप दर्शकों को हमें जी हाँ, बताना देखिए मेरे जो सबसे प्रारंभिक प्रेरणा मैं कह सकता हूँ मेरे बचपन की, जी वो मेरे माता पिता थे। जी और उनका जीवन मैंने देखा कि बहुत, जैसे माँ थी तो बहुत कठिन जीवन के अभावों से जूझती हुई महिला। हाँ वो मेरे एक बड़ी प्रेरणा थी मेरे लिए। हाँ और वो जितनी अभावग्रस्त थी उतनी निर्भीक हाँ। और उतनी ही कहना चाहिए कि सृजनात्मक भी थी वो। अरे वाह। तो ये दोनों चीजें, संघर्ष और सृजन, हाँ ये मुझे मेरी माँ से मिला। और पिताजी से जो मिला वो ये था कि मैं आज़ादी की दहलीज पे पैदा हुआ 48 में, 1948। तो घर में जो माहौल था, तो पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, खासतौर से सांस्कृतिक कर्मी थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो एक डंडेशाही और प्रभात फेरियां निकालते थे। हाँ तो उसमें वो काफी उनकी बड़ी केंद्रीय भूमिका हुआ करती थी। हाँ। तो वो घर में हम गीत सुनते थे। ए विप्लव के, आजादी मिल गई थी हाँ, लेकिन वो गाते थे, ए विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। हाँ इसी तरह से वो गाते थे कि लंगोटी बाज गांधी से वो बाजी हार बैठे हैं, न कंबल हैं न तसले हैं, दिवाला काड़ बैठे हैं, और इधर हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या बात है। तो इस तरह के माहौल में मेरी परवरिश हुई। हाँ। तो बहुत कुछ मुझे उनसे मिला। जी बाद में भी जब मैं पढ़ने लिखने लग गया तो मैं 10वीं क्लास से ही 11वीं क्लास से लिखने लग गया था। ओके। लेकिन तब मेरी रचनाओं में जनवाद स्पष्ट नहीं था, क्योंकि हमारे घर में जो माहौल था वो गांधीवाद, पिताजी गांधीवादी थे, नेहरू खासतौर से वो प्रगतिशील थे। हाँ। नेहरू का जी प्रगतिशीलता थी ना, वो उनके जीवन का वो एक था, संस्कृत के अध्यापक होते हुए भी। अच्छा। तो वो जीवन मूल्य तो वहां से मिले। लेकिन मैं जो लिखता था तो प्रकृति पे भी लिखता था, ब्रजभाषा में भी लिखता था, खड़ी बोली में भी लिखता था उस समय। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर ये था कि ये व्यवस्था सही नहीं है जी। मतलब जिसमें हम जी रहे हैं। ऐसा कुछ आभास मुझे वहीं से होने लग गया। फिर मेरी मुलाकात सव्यसाची से हो गई। अच्छा। उस समय वो जनवादी संगठन, उसमें तमाम लोगों को, नौजवानों को खास तौर से, हाँ। युवतियों को और युवकों को मार्क्सवाद को बहुत सहज भाषा में हाँ। उतार देने का उन्होंने जो उस समय एक मुहिम चला रखी थी, तो उसे पूरे न केवल मथुरा शहर के लोग आकृष्ट हो रहे थे, बल्कि जब उनकी किताबें निकलने लग गई तो पूरे देश में, इवन जेलों में भी जो कैदी थे वो उनकी किताबें पढ़ के अपने आप को बदल रहे थे। क्या बात और दौर भी ऐसा था, वो दौर भी ऐसा था कि जब समय में परिवर्तन की चाहत हो रही थी। हाँ। कि ये जो कुछ हो रहा है नेहरू युग में वो भी, या इंदिरा गांधी के युग में, वो जनता के पक्ष में नहीं है। सब कुछ दिखता है, बहुत सारे सुधार दिखते हैं, बहुत सारे चीजें दिखती हैं, लेकिन वो इंसान को, हमारे जो मेहनत कश खास लोग हैं, उनको राहत नहीं मिल पा रही है। हाँ। ये वहां से मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लग गया था। उसी तरह मैं लिखने लग गया था, लेकिन मैं साफ तौर पर जनवादी साहित्यकार के रूप में नहीं, मेरा पहचान मतलब मैं उस तरह नहीं उभर पा रहा था। हाँ। और मैं कॉमर्शियल फिल्मों में गीत लिखने जाने की भी एक थी कि मैं गीत लिखूं। अच्छा। और मैं गया भी, और वहाँ कहा गया, आ जाइए, बहुत अच्छे गीत हैं आपके, मुंबई गीतकार, मुंबई 2 बार हाँ। गीतकार के रूप में गया। और वहाँ उन्होंने कह दिया एक महीने के अंदर आपको, मीना कुमारी थी, हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के चीफ वायलिनिस्ट के घर पे ठहरा था। अच्छा। तो तमाम लोग मुझे बड़ी उससे लिया मुझे। लेकिन 1968 में मैं कोटा आया, 68 में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करके। हाँ। और एक कारखाने में, हैवी उद्योग में मेरी नौकरी लगी। अच्छा। और उस समय नाट्यकर्मी के रूप में लगी। तो मैं हर डेली नाटक के अभ्यास करते थे, हर हफ्ते हमको शो देना होता था। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर बजवल्लभ मिश्रा, तो उस माहौल में था। लेकिन एक घटना ऐसी घटी 1971 में, हाँ। गोलीकांड हुआ जेके में, और 8 नौजवान जो मजदूर थे उनको बहुत बेरहमी के साथ भून दिया गया गोलियों से। जबकि न तो उनका कसूर था, जो कॉमेड ढांडा, कॉमेड प्रभाषक गर्जा नेतृत्व कर रहे थे। हाँ। और लेकिन अचानक उनको लगा, एक पुलिस के डीआईजी को बुला लिया, उसने बिना परमिशन लिए, जो होता है भाई हमको कोई भी गोलीकांड करना है तो उसकी परमिशन लेनी होती है मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट आता है, बिना मजिस्ट्रेट को बुलाए गोली। तो वहां पे मैं गया, तो पास में ही मेरा कारखाना था, 1 फरलांग मुश्किल से। जी। जैसे ही मालूम पड़ा तो मेरी तेजी से मैं भाग के गया, और वहां देखा मैंने जो खून बिखरा हुआ था, मजदूरों की
साइकिलों जला दी गई थी और एक बहुत बीभत्स दृश्य था। वहां से मेरे एक काफी गहरा मजदूरों के प्रति नहीं, बल्कि जो सरकार है, भारत सरकार उस समय की इंदिरा गांधी थी, जाहिर है कि जो बहुत प्रगतिशील मानी जाती है। लेकिन उनका एक ये पक्ष, ये मुझे देख के बहुत अंदर से मैं हिल गया और वहीं से मेरे अंदर मजदूर वर्ग के प्रति एक कहना कमिटमेंट शुरू हो गया कि मैं अब इनके लिए लड़ूंगा। ये जी। तो इस क्रम में आपकी कुछ रचनाएं कॉमरेड हो जाए जो आपने शुरुआती दौर में या उस दिशा में लिखी हो। मैं मुख्य रूप से गीतकार के रूप में मेरी पहचान है। अच्छा। और लिखा मैंने बहुत सारा प्रोज है, वो छप नहीं पाया अभी। जी जी जी। और फ्रीवर्स कविताएं हैं, मुक्तचंद कविताएं हैं जी, गजलें हैं। हाँ। लेकिन तमाम जो गीत संग्रह हैं जी, उसमें सब में मेरे गीत हैं, है ना। तो उनमें से एक गीत सुना देता हूँ। जी जी जी। गा के सुना देता हूँ। एक गीत बहुत प्रचलित पॉपुलर हुआ। जी जी जी। हे सारे हे सा। ओके, ठीक है। हे सारे हे सा, जोर लगा हे सा, सब कुछ कर पर मांग मत पैसा। हे सारे हे सा, देश का सवाल है ये, कौम का सवाल है, बड़ी खत्तियों का मोटी तोंद का सवाल है। घूम प्यारे घूम, घूम प्यारे घूम, तू घानी के बैल जैसा। है सारे है सा, बच्चे तेरे भूखे, बच्चे तेरे भूखे और रोगी है मैं गैरिया। बोझा ढोते बीती रामा, सिगरी उमरिया। फिर भी अनुशासन में, फिर भी अनुशासन में बाजी मार गया भैंसा। है सारे है सा। तो शास्त्र का कथन है ये, शास्त्र का कथन है ये, गीता का वचन है। फल की मत आस कर, फल की मत आस कर, तू काम ही धर्म है। अरे रोटी भी नसीब नहीं, रोटी भी नसीब नहीं, हलवा मांडा कैसा। है सारे कैसा। टूटी हुई चप्पल अपनी, फटा हुआ कुर्ता, इतना किया काम भैया, निकल गया भुरता। अब जैसी तेरी तूमड़ी, अपना भी नाच वैसा। है सारे खैसा, जोर लगा खैसा। तो ये गीत जी, उस समय के बहुत सारे गीतों में से एक गीत ये था। जी जी जी, बढ़िया। तो साथी, जब जब सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में मतलब रचना कर्म से लेकर के क्या क्या आपने जिम्मेदारियां उठाई, और जैसा कि हमने आपके परिचय में भी हमको ये पता है कि बहुत सारी पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया, और साथ ही साथ उसी के पहले जो है आंदोलनों में भी आप लगातार लगे रहे। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, क्या था कि इसमें भी सब्यसाची जो है ना, हाँ, उनकी भूमिका मेरे उसमें जो पत्रिकाओं का संपादन करना जी, या एक आपस में जो एक लेखक जो बन रहे थे उस समय, हाँ, जनवाद की तरफ जो एक प्रवृत्ति विकसित हो रही थी, हाँ, तो उसके केंद्र में सब्यसाची कह सकते हैं उत्तर भारत में, हाँ, जो और तमाम दिल्ली के कुछ लोग थे, अलीगढ़ के नमिता सिंह और कुंवरपाल सिंह थे, सुधीर पचौरी, कर्ण सिंह चौहान थे, श्रीहर्ष थे कलकत्ता के, तो मनमोहन थे हमारे मथुरा के। तो उनका एक इस तरह का बन रहा था एकजुटता कि हम एक धार के लोग हैं। अच्छा। जो जनवाद की धार उभर रही थी प्रगतिशीलता से लेकर अलग, एक प्रगतिशील था, उसमें प्रगतिशील लेखक संघ के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, हाँ, लेकिन उनका जो कांग्रेस का जो चरित्र है, वो शुरू में नेहरू का चरित्र ऐसा लगता था कि ये प्रगतिशील है, हाँ, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके सांस्कृतिक संगठनों को भी लगता था, हाँ, कि भाई इनके हाथ मजबूत करने चाहिए, हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि 64 में जब सीपीएम का गठन हुआ, हाँ, उसको जोड़ सकते हैं हम इसको, तो उससे लगा कि नहीं, ये तो जन विरोधी सरकार है, जनता पर जो है जुल्म करने वाली सरकार है, तो उसको पहचानने वाले जो लोग थे, हाँ, लेखक कवि, वो एकजुट हो रहे थे, समय उनको एकजुट कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी दौर में उत्तरार्ध जो पत्रिका थी, हमने 1971 में कोटा से प्रारंभ की। अच्छा अच्छा। और उसका हमने साइक्लो स्टाइल से एक हैंड मशीन खरीद के, रोलर चलाने वाली, अच्छा, वो उस पर हमने उसको छापा। अरे वाह। तो वो आज भी एक उदाहरण है। और
तो वो पत्रिका में उस समय भी सव्यसाची थे, उसमें मनमोहन थे मेरे। तो इस तरह से वो एक पहला अंक 71 में हमने निकाला, जी, है ना। वो धीरे धीरे फिर छपने लगा, मथुरा में छपाई होती थी, मेरे पिताजी जाते थे प्रूफ रीडिंग करने के लिए, अच्छा, यमुना के पार। क्या बात वो मुझे सहयोग करते थे। हाँ, और फिर 5 अंक हमने कोटा से ब्रजेंद्र कौशिक, जो उस समय के जनवादी कवि मेरे संपर्क में आने के बाद, पहले वो रोमांटिक कवि थे, अच्छा, लेकिन वो हम दोनों के विचार विनिमय हुआ और उनको लगा कि ये धारा ठीक है। बिल्कुल, तो वो चूंकि उनकी रचना सामर्थ्य मजबूत थी, जी, तो वो हम दोनों ने मिलके उत्तरार्ध निकाला। जी, लेकिन धीरे धीरे उत्तरार्ध का जो वो था विकास, ये कहें कि उसकी अप्रोच, हाँ, वो काफी ज्यादा होने लग गई, लोगों की डिमांड थी। जी, तो उसमें रमेश रंजक छपते थे, तमाम उस समय के बड़े उभरते हुए कवि थे, वो सब उसमें छपते थे। तो एक नई लोगों को लगा कि यार ये सच्चाई है। जी, तो फिर हमने उसको सव्यसाची को सौंप दिया 5 अंकों के बाद। अच्छा, फिर वो उत्तरार्ध एक बड़ी पत्रिका के रूप में, उसके साम्राज्यवाद विरोधी अंक निकले, फांसीवादी विरोध में अंक निकले, मजदूर अंक निकला। जी, तो वो फिर एक मान्य पूरे, जैसे पहल थी जी, ज्ञान रंजन की, जी, वो सबसे अधिक प्रभावित करने वाली, पॉपुलर और कहना प्रगतिशील मूल्यों वाली पत्रिका थी। जी, लेकिन उसमें उस तरह के जो करंट हो रहा था, क्योंकि करंट में ज्ञान रंजन प्रगतिशील लेखक संघ में थे, हाँ, तो वो राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सव्यसाची राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप कर रहे थे। राजनीतिक सर्जन, मतलब अच्छा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अंदर है, सामने है, यथार्थ सामने है, हाँ, इसलिए अधिक। और उन्हीं दिनों शिवराम भी हमारे साथ जो है आके जुड़ गए। जी, और शिवराम यहाँ उनका पोस्टिंग कोटा के कस्बे में हुआ, रामगंज मंडी में। जी, और उन्होंने जो जनता पागल हो गई है, दूसरे नाटक मजदूरों पात्र, मजदूर ही उसके डायरेक्टर, तो ये सब मिलके एक जनवादी नाटक जो है, जैसे एक तरफ तो सरदार हाशमी कर रहे थे, हाँ, एक तरफ उनके पैरेलल अच्छा, शिवराम उभर के आए। अच्छा, और शिवराम के इर्द गिर्द स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय एक अच्छी टीम थी। हाँ, तो कोटा आ गए तो नेचुरल वो सबसे मुझे उन्होंने ढूंढा, जी, जी, और ढूंढ के मुझसे मिले हम लोग आपस में। तो उन्होंने 1973 से जी, अभिव्यक्ति, जिसको आज मैं संपादन कर रहा हूँ, जी, जी, वो 12 कस्बा है, आज तो वो शहर है, वो एक जिला है, जी, जी, वहां से अभिव्यक्ति का प्रकाशन शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभिव्यक्ति या उत्तरार्ध या दूसरी भी कुछ सामयिक पत्रिका कलकत्ता से जी, विमल वर्मा जी ने निकाली। जी, उस समय जो अर्ध फांसीवाद चल रहा था, बाबा नागार्जुन हमारे बीच में आ गए, हाँ, बहुत घुल मिल गए, अच्छा, है ना। तो बाबा भी की रचनाएं, वो चित्र लाए थे, वो जो बंगाल में मजदूरों को, कम्युनिस्टों को कत्लेआम किया जा रहा था, हाँ, सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार के द्वारा जी, जो जुल्म हो रहे थे, वोटिंग पर हस्तक्षेप, मतपेटियां छीन ली जा रही थी, हाँ, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, हाँ, वो सब बाबा की कविताओं में आया। और बाबा हमसे बहुत गहराई से, हमारी मीटिंगों में जो बन गई एक जो जलेस बना अच्छा, अच्छा, 10 साल में, तो जलेस की स्थापना हमने 72 में कर दी थी। अच्छा, नाम नहीं दिया था, हाँ, हाँ, लेकिन हमने एक रूपरेखा बनाई कि ऐसे जनवादी संगठन की जरूरत है हिंदी में। हाँ, तो उसकी हमने तैयारियां की, सबसे अधिक उसकी बैठकें, गोष्ठियां, सम्मेलन तरह तरह के यहाँ राजस्थान में और कोटा में खासतौर से हमारे प्रयत्नों से, मेरे शिवराम के प्रयत्न से हुई। जी, जी, तो हमने बहुत 82 में जी, जाके जनवादी लेखक संघ बना। जी, लेकिन उसकी अलग एक त्रासदी है जी, कि 10 साल बाद जब हमने बना, उसका स्थापना सम्मेलन हुआ, हाँ, उसमें ही हमको जलेस से अलग कर दिया गया। अरे, कुछ ऐसी राजनीतिक एक बड़ी घटना हुई ओहो, राजस्थान में, हाँ, उसकी वजह से फिर आगे जाकर हमको विकल्प का गठन करना हुआ। हाँ, वो एक अपनी अलग कहानी है। जी, 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 बिल्कुल। तो इतनी ये एक रोचक और ज्ञानवर्धक और ज़रूरी बातें सुनने के बाद एक प्यारी सी कविता या कोई और आपकी रचना हो हाँ, जाए, हाँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पद लिखे हैं, पद संग्रह है मेरा, हमें सांस ने मारा, अच्छा, है ना। जी, 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 तो इसमें से आपको एक बुनियादी चीज मैं बता रहा हूँ जी, जी, कि अधिकतर भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक चेतना की बात की जाती है, हाँ, और लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से ये वर्गीय समाज है ना अपना, हाँ, 2 वर्गों में बटा हुआ है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, हाँ, मालिक और मजदूर। जी, तो इस तरह से संस्कृति भी एक जैसी नहीं होती। हाँ, संस्कृति मालिक वर्ग की, प्रभु वर्ग की संस्कृति अलग है,
हाँ। और हम जो मजदूर किसान लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनकी संस्कृति उनसे बिल्कुल भिन्न ही नहीं, बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल उसको लेकर एक पद मेरा है, बिल्कुल। साधो संस्कृति एक न होई, हाँ, साधो संस्कृति एक न होई, हाँ जो संस्कृति लुट्टन खोरन की हाँ, अपनी कैसे होई, कैसे हो साधो संस्कृति एक न होई। ना होई। हमरा किया शिकार रांधते और पकाते हमको, देते हैं उपदेश भगाना भूतल से है तुमको। जो हमको चंडाल समझते, कहते हैं चंडाल है, हाँ, जो हमको चंडाल समझते छुआछूत करते हैं, उनका भाग्य चमकता है, हम बिना मौत मरते हैं। क्या बात है। उनकी संस्कृति राजे रजवाड़ों सेठों की गाथा, उनकी संस्कृति राजे रजवाड़ों सेठों की गाथा, उनकी संस्कृति अधिनायक है, अधिनायक। उनकी संस्कृति अधिनायक है, जनगण ठोके माथा। हाँ, उनकी संस्कृति भ्रम रचती है, हाँ, उनकी संस्कृति भ्रम रचती है, सिर के बल चलती है। क्या बात है। उनकी संस्कृति भ्रम रचती है, सिर के बल चलती है, और अपनी संस्कृति सृजन कर्म परिवर्तन में ढलती है। क्या बात है। तो उनकी संस्कृति सच पूछें तो दुष्कृति है, विकृति है। उनकी संस्कृति सच पूछें तो दुष्कृति है, विकृति है, और अपनी संस्कृति सच्चे माने जन जन की संस्कृति है। हाँ, अपनी संस्कृति सच्चे माने जन जन की संस्कृति है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक चुनौती होती है जो हमारी नई युवा पीढ़ी है या जो नए रचनाकर्मी हैं, उनके सामने ये फर्क करना मुश्किल होता है कि हम किस वर्ग के तरफ खड़े हैं, फैसला करें किधर करो, किधर हो तुम। बिल्कुल। मुक्तिबोध कहते हैं। हाँ। तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? यस यस, बिल्कुल। तो हमारी पॉलिटिक्स क्लियर करने के लिए कर्मियों की खास तौर पर ये रचना बहुत ज़रूरी है जी। तो आगे का साथी जो आपका संघर्ष था, उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विकल्प की रचना हो गई, अभी क्या चल रहा है समाज में, अभी आज की डेट में क्या चुनौतियां हैं रचनाकर्म में, और साथ ही साथ मजदूर आंदोलन में, क्योंकि आप उससे भी लगातार उतने ही बराबरी से जुड़े हुए हैं, तो क्या चुनौतियां हैं और अभी क्या चल रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य बताऊं एक दौर का, जी। खासतौर से पूरे देश में। हाँ। एक नया उभार आया था आपातकाल से पहले, और वो आपातकाल के बाद तक चला। और आपातकाल में लेखकों ने महसूस किया, पत्रकारों ने महसूस किया, और जो संजीदा चेतनाशील लोग हैं कि हमारी जो बोलने की आज़ादी बहुत बुनियादी है। जनतंत्र अगर आपके यहाँ है, हाँ। और अगर बोलने की आज़ादी नहीं है तो वो जनतंत्र नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज जिस तरह से बोलने की आज़ादी अघोषित तानाशाही चल रही है वर्तमान दौर में, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मैं ये नहीं मानता कि मोदी के आने से वो घनीभूत हुई है। वो जो शासक वर्ग की जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति, हाँ। पूंजीवाद अपने आप में अधिनायकवाद है। बिल्कुल। पूंजीवाद कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है। हाँ, अच्छा। मजदूरों के लिए ये, उसको कितना आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कितना गहरा शोषण कर सकते हैं, ये उनकी एक कहना चाहिए कि उनका धर्म है, उनका अपनी कहना चाहिए कि उनका काम है, वो उसी में आनंदित होते हैं। लेकिन उनका आनंद हमें तकलीफ देता है। जो शासक शोषक वर्ग है, हाँ। उसको वो जितना धनी होता है, जितना तेज, और उसकी भूख मिटती नहीं है, उसकी भूख लगातार बढ़ती है। और वो भूख कहाँ से मिटेगी? वो जितना गहरा एक्सप्लॉइटेशन करेगा मजदूर वर्ग का। तो मैंने यहाँ कोटा में रहकर जब आया, तो मैंने उसकी उस पूंजीवाद का जो घिनौना चेहरा है, उस घिनौने चेहरे का साक्षात्कार किया, और वो मजदूरों को किस तरह से किस हद तक जाकर वो करता है कोशिशें, उनको दमन करने की, जब वो एकत्रित होते हैं। हाँ। तो लेकिन वो दौर भी ऐसा था जो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के या तो पहले था, हाँ। आज़ादी की दहलीज पर था, जो बड़े बड़े तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, नेवी रिवोल्ट, वो एक दौर था बहुत बड़े उभार का, जो ब्रिटिश विरोधी उभार था। लेकिन वो आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे भ्रमों की सृष्टि हो गई। उसमें ये होने लग गया कि भाई ये जो प्रगतिशील भी है पूंजीवाद, और उसका वो प्रगतिशील चेहरा भी, चूंकि नेहरू बैठे थे सामने, जाहिर है
कि वो प्रतिनिधि हैं, वो पूंजीपति वर्ग के भी प्रतिनिधि थे, लेकिन वो जिस तरह से लेके आए, रूस गए, रूस से मैत्री, जिस तरह से नेहरू की, पहले नेहरू चीनी भाई भाई, उसके बाद रूस से गहरी मैत्री, वहाँ के कोऑपरेटिव जो सिस्टम है उसको भारत लाना, पब्लिक सेक्टर बनाना, तो उससे हमारे देश का बड़ा हिस्सा प्रगतिशील लोग भी उससे बहुत प्रभावित होने लगे और उनको लगा कि अब कोई रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हकीकत नहीं थी, उसके पीछे का जो चेहरा था वो बहुत कुरूप था। तो उसके खिलाफ यहाँ पर, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 1964 में सीपीएम के गठन के बाद एक नया जनता की जनवादी क्रांति, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, उसका एजेंडा आया और जो चेतनाशील लोग थे, जो चेतनाशील मजदूर नेता थे, किसान नेता थे, एक नया उभार मजदूर किसान आंदोलन में आया और उसी मजदूर किसान आंदोलन से प्रभावित होकर मुझे मालूम है कि इमरजेंसी जो लगाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उसका एक कारण तो ये था कि 100 एमपी जो चंद्रशेखर और वो थे उस समय के नेता थे कांग्रेस के, युवा तुर्क जिनको बोलते थे, रामधन, तो उन्होंने रिवोल्ट किया जयप्रकाश आंदोलन से प्रभावित होकर और 100 लोग छोड़ गए। तो एक तो ये कारण था कि अल्पमत में आ रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा कारण ये था मजदूर वर्ग का उभार, वो इतना बड़ा था कि 74 में आजादी के बाद सबसे अधिक हड़तालें हुई, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ हड़तालों का एक सिलसिला बड़ा चल निकला। आपातकाल लगाने का एक ये भी कारण रहा मजदूर आंदोलन खुद, क्यों कि हमारे जितने भी साथी थे जो मजदूर आंदोलन के थे या लेखक भी हम जैसे थे, मुझे तो किसी तरह का अंडरग्राउंड काम करता था उस समय सीपीएम के अंदर और कल्चरल फ्रंट पे काम करता था, तो मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन हमारे तमाम जो साथी थे, मुख्य चाहे मजदूर आंदोलन के साथी थे, चाहे वो पॉलिटिकली काम कर रहे थे, बहुत दुर्घर्ष काम कर रहे थे। यहाँ की जो टीम थी वो बिल्कुल जैसे भगत सिंह के प्रतिरूप थे, मतलब भगत सिंह में जो त्वरा थी, जो आज़ादी पाने की छटपटाहट थी, वो इनमें भी थी, उनका एक मैं भी सदस्य था। तो उससे प्रेरणा पाकर मैं ही नहीं, पूरे देश में जनवादी कवि, साहित्यकार, लेखक उभर रहे थे। उसके पीछे मजदूर किसान आंदोलन की प्रेरणा थी जो आप पूछ रहे थे मुझसे। तो उसी दौर में हमको जेल जाना, बल्कि लेखक होते हुए भी जन आंदोलनों में हमसे अधिक लोग कारावास में जा रहे थे। मतलब 100 मुकदमे थे हमारे, कॉमरेड ढांडा, कॉमरेड जगदीश पंडित, कॉमरेड कन्हैयालाल जैन, कॉमरेड प्रभाशंकर झा, जिन्हें मीसा में डाल दिया गया आपातकाल में, सबको, मतलब पूरे मजदूर आंदोलन के प्रभुत्व को मीसा और डीआईआर में बंद कर दिया गया। इसका मतलब खतरा था ना, मजदूर आंदोलन, आरएसएस के लोग भी डाले गए, लेकिन हमारे मजदूर आंदोलन के लोग भी डाले गए और मैं बच गया। और इसलिए मैं जेल में जाकर उनके लिए इकट्ठा करते थे, हम कलेक्शन करते थे और उनके घरों पे करते थे। तो ये दौर में मैंने ये काम किया और जनवादी रचनाकर्म भी उस दौर में हमारा डरे नहीं हम। आपातकाल लागू होने से हमने किसी बिलों में नहीं घुसे, बल्कि और हमने चुनौती समझा कि भाई इतने साथी हमारे जेल में, हम भी चले जाएंगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रेरणा थी, भय रहित। ये मैं अकेले नहीं, तमाम लोग उस दौर में इस तरह से उभर के आए। तो वो एक दौर था, लेकिन बात का आज का दौर है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। वामपंथी आंदोलन हमारे देश का बहुत सारे भटकाओं में बिखर गया और आप किसी को भी नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा के लोग, जो 100 कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ आई आपातकाल का समर्थन करने के लिए। सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी सहित। उसमें ये बांदा में प्रगतिशील लेखकों का सम्मेलन हुआ। लेकिन उसी दौर में जो जनवादी लेखक संघ या हम जैसे लोग उभर के आने लगे थे लेखन में, अपनी जो व्यवस्था के विरोधी जो लेखक हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। मतलब लेखकों का और संस्कृति कर्म का उस जो बदलाव हो रहा होता है, आमूलचूल परिवर्तन, उसमें राजनीति का अपना रोल है, वो है। और लेकिन रचना कर्म का भी, लेखकों का भी उसमें संस्कृति कर्मियों की भूमिका रहती है, उससे नकारा नहीं जा सकता। प्रेमचंद, राहुल साकरचंद, या हम बाद में कहें दुष्यंत कुमार,
उनकी भूमिका को नकार नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार राजनीति विपरीत दिशा में चली जाती है, लेकिन जो लेखक हैं या जो मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जरिए चीजों को समझना है, ऐसे तमाम लोग, भले वो प्रगतिशील लेखक संघ में थे, मैं ऐसे लेखकों को जानता हूँ, लेकिन वो आपातकाल में जेल में गए अपनी चेतना की कारण। तो ये हालांकि बनी हुई नहीं है, मतलब जो चेतना है, जनवादी चेतना या क्रांतिकारी चेतना, वो कई बार अपनी जो पार्टी की जो बंदिशें हैं उसको भी तोड़ती है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये उनकी अपनी, लेखक की अपनी ईमानदारी है, उसका लेखक का अपना मूल्यांकन है। और तो हुआ क्या कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बताया आपको, क्योंकि सीधे सीधे आप राजनीतिक विश्लेषण नहीं करें और सीधे लेखक संग, तो वो तो उसका रिफ्लेक्शन है कहीं न कहीं। तो एक लाइन के पीछे लेखक इकट्ठे होते हैं। सीपीएम की लाइन हुआ कि आपातकाल के बाद एक बड़ा जो है बदलाव सीपीएम की लाइन में आता है, जहां 3 गवर्नमेंट बनी सीपीएम और वामपंथ की, तो उसका एक संसद में बड़ा ग्राफ दिखता था। 50-60 लोग वामपंथी संसद में होते थे, संसद हिलती थी उनकी ताकत से, उनकी विचारों से। लेकिन और तीसरी नक्सलवादी धारा है, नक्सलवादी धारा माले या बहुत सारे माओइस्ट, उनका भी रिफ्लेक्शन जश्न के रूप में या तमाम संस्कृति कर्म के रूप में आया, और उनको लगा कि ये सीपीआई सीपीएम या प्रलय जलेस की जो धारा है वो कहीं ठहर गई है, वो कहीं रुक गई है। तो उसको तोड़ने का काम जो माले से संबंधित लेखक हैं, तमाम जो और भी जन चेतना, तमाम संगठन निकल के आए बात के दौर में, उन्होंने किया। संस्कृति में बड़ा काम है उनका, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बल्कि आज काफी हम कह सकते हैं कि अगर धारदार लेखक हैं तो वो ये जो संगठन है, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि माले, तमाम जो माले हैं उनसे प्रभावित, नक्सलवादी धारा से प्रभावित लेखकों का एक हमें दिखता है कि उसमें तेजी दिखती है। उसी तरह से चूंकि सीपीएम की जो राजनीति है वो संघर्ष धर्मी की बजाय वो संसदीय राजनीति बनती जा रही थी संरचना। उनको लगा कि भाई 3 जगह हमारी बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सरकारें आ गई, तो अब हमको संसदीय लाइन से पूरे देश में हम जा सकते हैं, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है ना। और वामपंथ, तो ये एक भ्रम पैदा हुआ। उस भ्रम के कारण जो बहुत सारे लेखक जो रिवॉल्यूशन की तरफ सोचते थे, सपने थे, तो जो भ्रम पैदा हुआ, जो बड़ा परिवर्तन जो सीपीएम की जो राजनीतिक लाइन है, उसमें जो संघर्षों को प्राथमिकता थी, वर्ग संघर्ष को, और खुले जो संघर्षों का, किसान से पी सुंदरैया जब तक रहे सीपीएम के, तो वो संघर्ष की लाइन थी। उनका कहना था कि मजदूरों के दुर्ग बनाओ, ट्रेड यूनियन के, लड़ाकू ट्रेड यूनियन के दुर्ग शहर में बनने चाहिए, और गांव से शहर को घेरना चाहिए। और कहीं न कहीं वो उसकी धार डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन की तरफ जाती थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक। लेकिन बाद में जब संसदीय लाइन हो गई तो उसका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्षीण हुआ, संघर्ष कम हो गए, और मजदूर उसको देखकर, और रूस का भी एक बड़ा कारण जो है, रूस का जो वहां जो खत्म हुआ समाजवाद, टूटा, उसका भी पश्चिमती आनी नहीं चाहिए थी। भाई आपको अपनी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि रूस और चीन से प्रभावित होकर लड़ रहे हैं? आप इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके मजदूर को, आपके किसान को, आपके अवाम पर तकलीफें हो रही हैं। तो लेखक की प्रेरणा अपना अवाम है कि रूस चीन है। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि बहुत सारे जो लेखक थे, संस्कृति कर्मी थे, वो रूस के विघटन के बाद वो उनके अंदर एक पश्चिमती पैदा होगी जो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यह सब होते हुए भी हम निराश नहीं हैं। आज के लेखन से मैं निराश नहीं हूं, लेकिन वो अब जैसा कि 75 के बाद या 70 और 80 का जो दौर था, उसके बीच में उसकी जो धार थी मजदूर किसान आंदोलन की, ऊंची थी, फैल रहा था। वो लाल झंडे जगह जगह से लोग आमंत्रित करते थे कि आइए हमारे यहाँ यूनियन बनाइए, आइए हमारे यहाँ वो करिए, और एक को देख के एक अपने आप धार चल रही धार। लेकिन वो दौर के टूटने के बाद आज जो जनवादी लेखन है, प्रगतिशील लेखन है, क्रांतिकारी लेखन है, कुछ भी कहें आप, असंतोष तो सब में गहरा हुआ है। और लेखक आपस में
जी। सबने उस आज की जो अब किसी भी संगठन में हो आप, वो उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है कि उसके जरिए आप वर्तमान शासक शोषक वर्ग जो है, जो फांसीवादी है, मनुवादी है, उसका प्रतिरोध की धार विकसित हो रही है इस दौर में। जी हालांकि वो भटकाव जो सामान्य लेखक हैं जी उनमें आज भी बहुत सारे भटकाव हैं। जी वो मैंने कहा था संस्कृति एक न हुई, तो जो सामंत वर्ग की, पूंजीवाद की जी या मनुवाद के वर्तमान शासक वर्ग की जो सांप्रदायिकता घोलने की, विष घोलने की, जी जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके प्रति घृणा की, जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति घृणा की जी जो संस्कृति है, वो इस समय आम जन जो है, खासतौर से युवा वर्ग, जिस तरह हिटलर ने युवा वर्ग तैयार किया था, इस समय मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह से अनियंत्रित और क्रूर, कितने मानव विरोधी, हत्या कर देना किसी भी आदिवासी एक दलित की और उसको वायलर करके दिखाना और काटते हुए उसके शरीर को एक मजदूर के, और पूरा देश देख रहा है। कैसे आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। और उस पर तालियां बज रही हैं, उसको सम्मानित किया जा रहा है। गोडसे को कह रहा है गांधी से बड़ी सांस्कृतिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका गोडसे की थी, गांधी से गोडसे महान है, गोडसे को पूजा जा रहा है। तो अब इस समय इसको फांसीबाज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूं सवाल। तो ये सवाल अभी जनगण के हिस्से तक उस ऐसी जन चेतना, फांसीवादी विरोधी चेतना कमजोर है, जी लेखकों में है, कलाकर्मियों में है, और जो राजनीतिक रूप से कुछ चेतनाशील लोग हैं जी वहां तक तो आ गई है। जी लेकिन आम जन में अभी भी जो फांसीवादी ताकतें हैं, उनकी जो फांसीवादी राजनीति है, जो फांसीवादी संस्कृति है, जी वो संस्कृति के घेरे में आज देश का बड़ा हिस्सा है। और ये बड़ी चेतावनी है, चुनौती है। हो सकता है कि ये और घनीभूत हो जाए अगर हमारे जो लोग हैं, केवल अगर, देखिए मेरा ये मानना है कि केवल निषेध करने से, केवल व्यंग करने से इस व्यवस्था पर उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। प्रतिरोध की कविताएं लिख रहे हैं आप, लेकिन वो संघर्ष की कविताएं नहीं है, संघर्ष का लेखन नहीं है। इस समय जो जरूरत है वो जिस तरह, और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए जेल जाना पड़ता है, उसके लिए मार खानी पड़ती है, लेखकों को भी, पत्रकार, हालांकि जो बहुत आगे बढ़े हुए लेखक हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। हम देख चुके हैं कि बरबर राव जैसे कवियों को किस तरह से बड़ी धारा लगाकर उनको बंद कर दिया गया। बिल्कुल। और बहुत सारे पत्रकार या धबोलकर जैसे लोग, पानेसर जैसे लोग, उनको हत्या की जा रही है। लेकिन उनको कुछ चुनिंदा लोगों को हत्या करके वो बताना चाहते हैं कि अगर आप इस रास्ते पे जाते हैं, विद्रोह, इस वर्तमान जो व्यवस्था है उसे व्यवस्था और संघर्ष के में उतरते हैं, आपका भी यही हश्र होगा। बिल्कुल। तो होने दीजिए हश्र, कोई बात नहीं। मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो मुझे कोई भय नहीं है। बिल्कुल। मैं उस भय से ऊपर हूँ, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है और मैं चाहता हूँ कि पुनः उस दौर की वापसी जरूरी हो गई है। और लेखकों को संकोच मन में है, वो टूट भी रहा है, सत्ताधारी वर्ग भी आज सिकुड़ रहा है। दोनों बातें हैं जी एक तरफ, दोनों संभावना है। जी वर्तमान शासक वर्ग टूट के गिर भी सकता है, लेकिन वो संसद को भंग करके इस डेमोक्रेसी जो दिखावे की ढांचे को लेकर वो चल रहा है कि मैं संविधान के अंतर्गत मैं अपनी तानाशाही चला सकता हूँ, तो शासक वर्ग और क्रूर भी हो सकता है। आने वाले दिन हमें, मैंने वो लिखा है गजल, उसके जरिए मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, एक गीत, वो गजल है जी जो मैंने ये बहुत पहले 20 साल पहले लिखी होगी, लेकिन आज उस चरितार्थ हो रही है। जी ये है, सच के ठाड़ निराले होंगे, गजल का शीर्षक है, सच के ठाड़ निराले होंगे, झूठों के मुंह काले होंगे। काले होंगे। सच के ठाड़ निराले होंगे, झूठों के मुंह काले होंगे, कल निश्चित धनिया के घर में सचमुच के उजियाले होंगे। क्या बात है। कल निश्चित धनिया के घर में, आशावादी है ये बात। सचमुच के उजियाले होंगे, बूढ़ी अम्मा दादाजी के खत्म आंख के जाले होंगे। एक नई व्यवस्था की उम्मीद। जी बूढ़ी अम्मा दादाजी के खत्म आंख के जाले होंगे, आग लगेगी काले धन में, तार तार घोटाले होंगे। आग लगेगी काले धन में, तार तार घोटाले होंगे, तो आने वाले दिन बस्ती में आफत के परकाले होंगे। आने वाले दिन
आपको लगेगा जैसे मैं आज की तारीख में लिख रहा हूँ। बिल्कुल आने वाले दिन बस्ती में आफत के पर काले होंगे, सत्ता की संगीनें होंगी। सत्ता की संगीनें होंगी, कर्तव्य देखे भाले होंगे। सत्ता की संगीनें होंगी, कर्तव्य देखे भाले होंगे। और दुबके होंगे कायर घर में, दुबके होंगे कायर घर में। और सड़कों पर दिल वाले होंगे, सच के ठाठ निराले होंगे, झूठों के मुँह काले होंगे। तो ये गीत में मैंने व्यक्त किया है भविष्य को, जो आज का जो वर्तमान में दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर एक सांप्रदायिक तानाशाही फांसीवाद अपने पूरे नंगे रूप में भी आ सकता है, और वो पराजित भी, जनता में जो चेतना काफी बढ़ रही है व्यवस्था के विरुद्ध, अगर उसको घनीभूत हो जाए कुछ प्रयत्नों से, कुछ परिस्थितियों से, तो उसका वो विपरीत भी हो सकता है। मैं दोनों तरह से सोचता हूँ कि जो नई जो है फिजा भी बन सकती है जनपक्षधर जी, और उसको दबाया भी जा सकता है। दोनों तरह के चीज़ों को भविष्य को मैं देखता हूँ। बिल्कुल। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इतिहास के तमाम सारे पहलुओं पे हमने चर्चा की। अंत में इस चर्चा को अंत की तरफ ले जाते हुए कोई बात आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को, और साथ में कोई रचना महत्वपूर्ण आप सुनाना चाहें तो उसका स्वागत है। देखिए, हमारे अंदर एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे पूरे देश समाज में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं। लोग बताते हैं कि जो बेईमान हैं, दुष्ट हैं, जन विरोधी लोग हैं, वो काबिज हैं। काबिज तो हैं, लेकिन वो गली के गुंडों की तरह हैं। उसको पूरे देश में फैला दीजिए आप, तो गली के गुंडे तो 2-4 ही होते हैं। और ऐसे ही पूरे देश में उनका आप मल्टीपल कर दीजिए, उनका प्रभुत्व है। इस प्रभुत्व को चुनौती देना समय की जरूरत है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि जो सपने हैं भगत सिंह के सपने, हमारे मजदूर किसानों जिन्होंने बलिदान दिए, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी बहुत बलिदान दिए हैं। हर कारखाने के द्वार पर गोलियां चली हैं, केवल कोटा में नहीं चली, यूनिवर्सिटीज में गोलियां चली हैं। बिल्कुल। तो वो भी कितने शहीदों की परंपरा हमारी आज़ादी से पहले की भी है, आज़ादी के बाद भी है। तो उन शहीदों के प्रति आप केवल दिखावा नहीं करते, केवल उनसे अभिभूत नहीं होते के रह जाते, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर एक, क्योंकि ये अवाम की करोड़ों करोड़ हमारे देश के लोग हैं, उनके अवाम की ज़रूरतें हैं ये आगे रिवोल्यूशन होना। मतलब मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको सुधार करने से कुछ लोग आ जाए जो कुछ सुधार कर दें वर्तमान व्यवस्था में, ऐसी राजनीति आ जाए तो वो राजनीति फिर उसी, क्योंकि राजनीतिक लोगों के पास सत्ता नहीं होती है, वो तो केवल प्रतिनिधि हैं। मुख्य बात तो जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन कॉरपोरेट घरानों के पास ताकत होती है सत्ता की, वही चंदा देकर, वही उन्हें प्रोत्साहन देकर, मीडिया देकर वो उनको मजबूत करते हैं। लेकिन जनता तो बहुत विराट है। जिस तरह से जनता चिली में अलेंदे को हत्या कर दी गई, राष्ट्रपति की, तमाम कम्युनिस्टों को मार दिया गया, लेकिन वहां जो केंद्रीय चेतना थी कम्युनिस्टों की या जनवादियों की, वो लुप्त नहीं हुई, उसने हार नहीं मानी। तो इस हार से उबरना, उस पश्चिमती से उबरना, ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे संस्कृति कर्मी हैं, उससे उबरना का वक्त आ गया है। बिल्कुल। भले भाई मरना तो है ही ना, आप एक्सीडेंट में भी मर सकते हैं, बिल्कुल, आप कैंसर से मर रहे हैं, आप हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बिल्कुल, आप कुपोषण से मर रहे हैं, आपके बच्चे तमाम तरीके से मर रहे हैं ना, आत्महत्या करके मर रहे हैं, बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि अगर मरना ही है यार, कल भी मैं घर से निकलूं और एक्सीडेंट में मारा जाऊं, बहुत ज्यादा सड़कों में चलता हूं मैं, है ना, और गीत भी गाता हूं कि सड़कों पे चलो, सड़कों पे चलो, सड़कों पे मोहब्बत कर लेंगे, सड़कों पे सियासत कर लेंगे, है ना, सड़कों पे मोहब्बत कर लेंगे। तो दोस्तों, इस समय जरूरत है कि जो चेतनाशील लोग हैं, उनका एक अपने पहले तो समझें, वो उस आत्मबोध को विकसित करें। और जब कुछ लोग निकलेंगे ना घरों से, वो लेकर आमूलचूल परिवर्तन, इस समय सबसे जरूरत है भगत सिंह की शिक्षाओं की। मैं उनको एक, और फिर आप अंबेडकर को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अंबेडकर भी इस समय बहुत रिलेवेंट है।
भगत सिंह और गांधी भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उतना मेरी आप कह सकते हैं कि मैं गांधी को उतना आज के दौर में, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी अगर सत्ता के साथ कहीं न कहीं समझौता हुआ तो उसमें महात्मा गांधी की बहुत अच्छे महान थे, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, राष्ट्रपिता है हमारे, उनको भी आज विरूपित किया जा रहा है सत्ता के दौरान, इसलिए मैं उनका सम्मान मेरे अंदर बरकरार है, आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका बरकरार है। लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए भगत सिंह और अम्बेडकर ये दो प्रेरणा के पुंज हैं, और इसी तरह से हमारे तमाम जो जनवादी क्रांतिकारी लेखक हुए जिन्होंने मौत भी वर्ण की, डरे नहीं, आज उस तरह के नए उभार की जरूरत है, लोग कर भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल निहाई पे सिर तो रखना पड़ेगा, और रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो आमूलचूल परिवर्तन की धारा है उसको ज्यादा विस्मृत हुई है, वो उतनी कहना चाहिए कि मजबूत, और तो जरूरत जो लोग प्रतिरोध की कविताएं लिख रहे हैं, निषेध की कविताएं लिख रहे हैं, शासक वर्ग पर गहरे व्यंग कर रहे हैं, अब उससे आगे जरूरत है, समय उनसे मांग कर रहा है। कितना वो समय की इस मांग पर कितने खरे उतर पाते हैं मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अगर क्रांतिकारी चेतना के साथ हमारे नए जो लिखने वाले अच्छे कवि हैं, इस समय कहानीकार हैं, पत्रकार भी हैं, तो उन सब की एक नए दौर, एक नई त्वरा, एक कहना चाहिए कि नए हस्तक्षेप की जरूरत हो गई है। शुक्रिया हमसे धन्यवाद। बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।